हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हम यहाँ पर यूपी जूनियर सामाजिक विज्ञान में इतिहास के पेपर को डिस्कस करेंगे। तो लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है इतिहास का पोर्शन, तो कुछ बचे हुए हैं टॉपिक, उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी से रिलेटेड यहाँ पर जो वन लाइनर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर एक कोटेशन है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है किससे? तो जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है। आगे है, कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? आचार्य नरेंद्र देव यहाँ पर हो जाएंगे। किसने सर्वप्रथम भारत में द सोशलिस्ट नामक समाजवादी साप्ताहिक की शुरुआत की थी? S.A. डांगे ने। वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। किसने यद्यपि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के निर्माण के लिए प्रोत्साहन तथा आशीर्वाद तो दिया, परंतु स्वयं उसका सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा यहाँ पर सही। स्टुटगार्ट में हुए अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में किसने भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया? तो मैडम भीकाजी कामा। भारत तथा विश्व की समस्याओं के हल की एकमात्र कुंजी समाजवाद में निहित है। यह प्रसिद्ध उक्ति है जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, तो ये जवाहरलाल नेहरू के कथन हैं। आगे है, बारडोली तालुका में भू राजस्व के निर्धारण में वृद्धि, जो बारडोली सत्याग्रह का मुद्दा था, कितनी थी? तो यहाँ पर 22% की वृद्धि थी। कांग्रेस को समाजवादी दिशा देने के लिए कांग्रेस के भीतर जिस दल का गठन हुआ उसका नाम क्या था? कांग्रेस समाजवादी पार्टी। कौन समाजवादी पार्टी से संबंधित था? तो भगत सिंह। 1934 में कांग्रेस के भीतर कांग्रेस की नीतियों को समाजवादी दिशा देने के उद्देश्य से बने संगठित दल का नाम क्या था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना का घोषित उद्देश्य क्या था? कांग्रेस की नीतियों को समाजवादी मोड़ देना। वे कौन समाजवादी नेता थे जिन्होंने हजारीबाग जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो जयप्रकाश नारायण हो गए। आगे है, प्रांतीय चुनाव तथा मंत्रिमंडल का गठन 1937 से रिलेटेड देखते हैं वन लाइनर। वर्ष 1937 में चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी तो 5। प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनावों का गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था 28 महीने। 1937 के चुनाव के पश्चात उत्तर प्रदेश में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग सौंपा गया था रफी अहमद किदवई को। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रफी अहमद किदवई। बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था श्री कृष्ण सिंह ने। किस प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था? तो आंसर हमारा पंजाब हो जाएगा। वो है कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो लखनऊ। वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाया था? तो बंगाल। वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? तो आंसर हो जाएगा असम। आगे है, किसने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। आगे है, नेहरू के पहले 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 5 गैर कांग्रेसी सदस्य शामिल थे। इस तरह से कांग्रेस सरकार वस्तुतः स्वतंत्र भारत की पहली व्यापक आधार वाली राष्ट्रीय सरकार बनी। वे 5 गैर कांग्रेसी थे, B.R. अम्बेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जॉन मथाई, C.H. भामा और पिशमुखन चेट्टी। तो यहाँ पर ये इतने सारे जो हैं वो सभी इसमें थे।
5 जो थे वो गैर कांग्रेसी थे, मतलब कांग्रेस में शामिल नहीं थे, वो ये हैं। प्रजामंडल अथवा ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय आंदोलन के साथ पूर्णतः घुल मिल गया। सन 1939 में कांग्रेस मंत्री मंडलों के त्याग पत्र के समय ब्रिटिश भारत में 7 प्रांतों में अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि प्रांतीय कांग्रेसी मंत्रिमंडलों तथा किसी अन्य भारतीय नेता से परामर्श करने की परवाह न करते हुए लिन लिथगो ने अंग्रेजी उपनिवेश के रूप में भारत को स्वतः युद्ध में फंसा दिया था। आगे है, पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित नेहरू समिति का कौन सदस्य नहीं था? तो अरविंदो घोष। आगे है, 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने 11 से 5 प्रांतों में बहुमत हासिल कर लिया और किसमें उनका बहुमत कुछ मतों से ही कम रहा? तो आंसर होगा बम्बई। 1936 ईस्वी के प्रांतीय विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ 6 प्रांतों में। 1937 ईस्वी में जब भारत में लोकप्रिय सरकारें बनी तो किसान आंदोलन को उनसे कोई प्रोत्साहन नहीं मिला, क्योंकि सरकारों को जब प्रांतों में सत्ता मिली तो उन्हें कई व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था। आगे 1937 में किन 2 प्रांतों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ था? तो बंगाल और पंजाब। कांग्रेस ने सर्वप्रथम कब मंत्री परिषद गठित की थी? तो 1937। 1937 में मध्य भारत और बरार में कांग्रेस मंत्रिमंडल बनने पर पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो A.N. खरे, यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे है, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट एवं फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ था, उससे रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष बने थे? त्रिपुरी अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी S.C. बोस ने। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे राजेंद्र प्रसाद। भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो त्रिपुरी में। 1939 में त्रिपुरी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किसने अध्यक्ष उद्बोधन का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा था? तो शरद चंद्र बोस ने। शरद चंद्र बोस हो जाएगा आंसर। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 में अधिवेशन हुआ था, तो वो कहाँ है? तो हरिपुरा जो है वो गुजरात में है। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी को गिरफ्तार कर लिए जाने पर आंदोलन के नेता का स्थान किसने ग्रहण किया था? तो नमक सत्याग्रह के समय गिरफ्तार होने के बाद अब्बास तैयब जी को यहाँ पर ग्रहण किया उन्होंने। वो है जेल जिसमें सुभाष चंद्र बोस और लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया था, तो वो कौन सी जेल है? तो मांडले जेल। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारत से भाग निकले? तो 1941 में। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए थे? 1938 में। स्प्रिंगिंग टाइगर शीर्षक पुस्तक किसकी जीवनी है? तो सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। और इसके लेखक कौन है? ह्यू टोए हैं। मतलब उनकी जीवनी तो सुभाष चंद्र बोस की है, परंतु जो उसके लेखक हैं ह्यू टोए, यहाँ पर उसके लेखक हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों ने महात्मा गांधी ने किसमें भाग नहीं लिया था? तो त्रिपुरी अधिवेशन में। कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी को बनाया? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? पट्टाभी सीतारामैया। देसी रियासतें वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, तो नागपुर अधिवेशन। भारत के देसी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप नीति के लिए रेखांकित किया जाता है सर जॉन शोर।
1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। राज्यों का विलीयीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ वे थे सरदार पटेल। आगे देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध एवं राष्ट्रीय आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव, पाकिस्तान की मांग और व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह एवं विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। दूसरा कौन था? तो पहले तो हो गए विनोबा भावे जी, दूसरे हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दो का नाम पूछा जाता है। आगे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था उत्तरी अमेरिका। कामागाटा मारू जो है प्रकरण कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत मतलब जहाज था, उसके जहाज का नाम था ये। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। 1940 में संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही कौन था? तो विनोबा भावे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता सेनानी संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वह थी जतिन दास। कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? तो भीकाजी रुस्तम कामा। किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नजर रखते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं? तो अशफाक उल्लाह खां ने ये कथन कहे थे। काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी जिसे फांसी नहीं दी गई थी? तो चंद्रशेखर आजाद। क्योंकि फांसी इसलिए नहीं दी गई क्योंकि वो कभी पुलिस के हाथ नहीं आए, तो फांसी किस बात की? इन्होंने खुद ही जब चारों तरफ से घेरा डाल लिया पुलिस ने तो उन्होंने क्या कर लिया था? आत्महत्या कर ली थी। आगे है किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल। किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थाना पत्र नहीं है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी आता है सीधे स्वामी विवेकानंद का नाम आ जाता है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती यहाँ पर हो जाएगा। बारडोली सत्याग्रह जो है 1928 के नेता थे और नेता कौन थे? सरदार पटेल। और यहीं पर उनको क्या है? सरदार की उपाधि मिली थी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय था W.C. बनर्जी। ऊधम सिंह ने लंदन में क्या मारा? सर माइकल ओ डायर को मार डाला था ऊधम सिंह ने। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था हीरोज का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो जन्म हुआ था 1891 में और मृत्यु हो गई थी 1956 में। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। आगे है किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? तो राम प्रसाद बिस्मिल। श्रीमती अरुणा आसफ अली का निधन जुलाई 1996 में हुआ। वे किस क्षेत्र में योगदान के लिए जानी जाती थी? स्वतंत्रता संग्राम। वर्ष 1907 में भीकाजी कामा जो भारत की आजादी का ध्वज फहराने वाले व्यक्ति थे ने कहाँ ध्वज फहराया था? स्टुटगार्ट जर्मनी में। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में विद्युत वाहिनी नामक सैन्य संगठन किससे संबंधित था? तो ताम्रलिप्त जातीय सरकार से। कौन स्वतंत्र संघर्ष के दौरान ज्यूरिख स्थित इंटरनेशनल प्रो इंडिया कमेटी का अध्यक्ष था तथा जिसने बाद में इंडियन नेशनल पार्टी का प्रारंभ किया था? तो चंपकरामन पिल्ले ने प्रारंभ किया था। आगे है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस अधिवेशन में कांग्रेस ने मूल अधिकारों और आर्थिक नीति का संकल्प वाम पक्ष को तुष्ट करने वाली प्रमुख रियासत के रूप में पारित किया था? तो कराची अधिवेशन हो जाएगा। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कौन मेरठ षड्यंत्र केस के कैदियों के बचाव के लिए आगे आए थे? जवाहरलाल नेहरू और MC छागला। आगे है 1940 में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाला वायसराय था लिन लिथगो।
कौन सा उन व्यक्तियों का युग में है जो अंग्रेज अधिकारियों की में हत्या करने के आरोप में फांसी पर लटकाए गए? तो मदन लाल ढींगरा और अशफाक उल्ला। कौन खुदाई खिदमतगार संगठन का संस्थापक था? तो खान अब्दुल गफ्फार। वर्ष 1940 में भारतीय नौसेना के नाविकों को कहाँ विद्रोह हुआ? तो बंबई में। असहयोग आंदोलन चलाने की प्रेरणा देने वाले तत्कालीन कारण था खिलाफत के प्रति अन्याय। कांग्रेस ने अगस्त 1942 में प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। वर्धा में अगस्त क्रांति के दौरान किसने अहमदनगर फोर्ट जेल से अपनी मुक्ति के लिए वायसराय के पास क्षमा याचना पत्र लिखा था? सैयद महमूद। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा था। राजगोपालाचारी फार्मूला किससे संबंधित है? तो पाकिस्तान की मांग से संबंधित है। क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित देखते हैं क्वेश्चन। किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? जयप्रकाश नारायण ने। 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया था? तो बंबई अधिवेशन में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और ये किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में उषा मेहता प्रसिद्ध है। भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में कांग्रेस के गुप्त रेडियो का संचालन करने के लिए उषा मेहता जो है वो यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। आगे देखते हैं। करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ पर सही हो जाएगा, उसी दौरान दिया था करो या मरो का नारा। किस प्रधानमंत्री ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? विंस्टन चर्चिल ने भेजा था, ये वहां के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने ही क्रिप्स मिशन भेजा था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अनवर आसिफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठित थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ठीक है, तो स्वाधीनता के समय क्या है, महात्मा गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो वही महात्मा गांधी जी ने। यहाँ यानी भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्द से चले जाना चाहिए, ये किसने कहा था? तो लॉर्ड वेविल ने कहा था, क्योंकि वो अगस्त क्रांति या फिर कहें कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो स्टार्ट होने वाला था, तो उस समय वायसराय लॉर्ड वेविल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो उषा मेहता ने। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने। वर्ष 1942 को क्यों महत्वपूर्ण है? तो भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ स्टार्ट हुआ था इस सन में, इसलिए महत्वपूर्ण है, और इसी समय करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। आगे है, कौन रूस में भारत के राजदूत के रूप में श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित का तत्कालीन उत्तराधिकारी था? तो एस राधाकृष्णन यहाँ पर थे। कौन तालुक जातीय सरकार का जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तामलुक में राष्ट्रवादियों द्वारा स्थापित एक समानांतर सरकार थी, सर्वाधिनायक अथवा सर्वोच्च नेता थी? तो सतीश चंद्र सामंत हो जाएगा सही आंसर। आगे सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई थी तामलुक में। ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी गैडाल्यू कहाँ की थी? तो मणिपुर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस बात से क्रिप्स मिशन असफल हो गया था? राष्ट्रीय सुरक्षा के पूर्ण नियंत्रण के लिए भारतीय दावा, इस कारण क्या है, असफल हो गया था क्रिप्स मिशन। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान था ऑपरेशन जीरो ओवर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोधक का प्रतीक है? तो अरुणा आसफ अली। गांधी जी ने भारत छोड़ो आह्वान को उसने अद्वितीय आंदोलन कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर जन सरकार स्थापित हो गई थी? सतारा में। भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन था? जवाहरलाल नेहरू। जेल जिसमें विनायक दामोदर, भाई परमानंद और आशुतोष
लाहाड़ी ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया था, तो वही काला पानी सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में है। आगे है, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड इरविन ने। यह एक डूबते बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक था। क्रिप्स प्रस्ताव के संबंध में यह कथन था एम के गांधी का। ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस से उसे सरकार द्वारा लोगों को असहाय तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताया। यह टिप्पणी किस संदर्भ में है? तो भारत छोड़ो आंदोलन। 2 स्थानों पर भारत छोड़ो आंदोलन अधिक प्रभावी रहा, एक तो मिदनापुर और एक दूसरा है बलिया। किस स्थान में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद किया गया? तो आगा खां महल में। मिदनापुर जनपद के तामलुक में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो समानांतर सरकार स्थापित की गई उसका नाम था जातीय सरकार। भारतीयों द्वारा 1915 में काबुल में बनाई गई अस्थायी सरकार का राष्ट्रपति कौन था? महेंद्र प्रताप थे। महात्मा गांधी ने जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अबुल कलाम आजाद। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार ने कौन ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन जीरो आवर। क्रिप्स मिशन की प्रमुख संस्तुति क्या थी? तो युद्ध के बाद भारतीय अपना संविधान बनाए। क्रिप्स मिशन का परिणाम क्या निकला? कांग्रेस ने विरोध किया इसका। क्रिप्स प्रस्ताव कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर लिया। यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन पर मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया क्या थी? तो विरोधी थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग सेंट्रल जेल की दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या हुआ था? कई स्थानों पर हिंसक आत्मक घटनाएं घटित हुई थी। जब कैबिनेट मिशन योजना घोषित की गई तब वायसराय कौन था? तो वेविल थे। वेविल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लिनलिथगो। ठीक है, तो भारत छोड़ो के समय लिनलिथगो थे और कैबिनेट मिशन के समय वायसराय वेविल थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ था मुंबई में। क्रिप्स प्रस्ताव को किसने कहा था? यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने अपने किस स्थान पर हुए अधिवेशन में पारित किया? तो वो है बम्बई। भारत के लिए संवैधानिक सभा का विचार सर्वप्रथम किसमें रखा गया? तो क्रिप्स प्रस्ताव। आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? तो मोहन सिंह ने। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे के पक्ष से किसने वकालत की थी? सर टी.बी. सप्रू ने। कौन प्रसिद्ध IAN मुकदमे के वकील थे? भूलाभाई देसाई। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? रास बिहारी बोस ने। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। 1943 में आजाद हिंद फौज जो है INA अस्तित्व में आई थी सिंगापुर में। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो सुभाष चंद्र बोस का। गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्र पिता कहकर संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? मोहन सिंह ने। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो सुभाष चंद्र बोस का था ये नारा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? तो कटक में हुआ था। आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था 1942 में और सेनापति थे मोहन सिंह। 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी नियुक्ति की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कौन इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों पर दिल्ली के लाल किले में चलने वाले उस
पहले मुकदमे का अभियुक्त नहीं था, यद्यपि बाद में एक अन्य मुकदमे में भी अभियोगी रहा, जिसमें 3 लोगों को षड्यंत्र, हत्या करने तथा हत्या के लिए उकसाने का दोषी पाया गया। अब्दुल रशीद। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हुकूमत ए हिंद की स्थापना की थी सिंगापुर में। अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त करना है। और साथियों, मैं आपको अपने सभी देशवासी भाइयों और बहनों को इसमें शामिल होने का आह्वान करता हूं। किसने ये घोषणा की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव किस आधार पर लड़ा था? ये एक आक्रामक नीति के पक्ष में, जिसका कांग्रेस के नेता विरोध कर रहे थे। सशस्त्र क्रांति को संगठित करने के उद्देश्य से स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में पूर्ण रूप से पुनः नामकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो चंद्रशेखर आजाद। किस स्थान पर प्रथम बार 1915 में हिंदू महासभा का गठन हुआ था? हरिद्वार में। बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? ऑरलैंडो मैसोटा। सुभाष चंद्र बोस पहले INA का सेना अध्यक्ष कौन था? तो कैप्टन मोहन सिंह। किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार से संबोधित किया था? सरोजिनी नायडू। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन कहाँ पर किया था? तो सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? दक्षिण पूर्वी एशिया में। आजाद हिंद फौज से किसका संबंध नहीं था? तो लाला हरदयाल का। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का प्रभार कब संभाला था? 4 जुलाई 1943 में। किस तिथि को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की थी? 21 अक्टूबर 1943। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आगे है कैबिनेट मिशन और संविधान सभा और अंतरिम सरकार से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन ने क्या सिफारिश की थी? तो एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी, जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो अफगानिस्तान में। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य तथा कृषि का। बंबई में रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? 19 फरवरी 1946। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली को जो विभाग दिया गया वो है वित्त। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? सरदार पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे VR अम्बेडकर। 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार में किसके पास रक्षा विभाग था? तो बलदेव सिंह के पास था रक्षा विभाग। जवाहरलाल नेहरू की उस दूरदर्शिता के अनुरूप ही स्वतंत्रता के बाद भारत के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी निर्णायक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों IITS में से सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी? तो IIT खड़गपुर। 1946 में शिमला सम्मेलन में होने वाली बातचीत के असफल होने का कौन सा कारण था? जिन्ना ने आग्रह किया कि कार्यकारिणी परिषद के सभी मुस्लिम सदस्य आवश्यकता मुस्लिम लीग द्वारा मनोनीत किए जाएं। कौन 1 अगस्त 1946 ईस्वी में घोषित प्रथम आंतरिक राष्ट्रीय सरकार में सम्मिलित नहीं था? तो डॉक्टर S राधाकृष्णन। कैबिनेट डेलीगेशन में कौन शामिल था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस शामिल थे और सर स्टेफोर्ड गिब्स और मिस्टर अलेक्जेंडर। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित अंतरिम सरकार में उसकी पदवी थी उपाध्यक्ष अथवा उपराष्ट्रपति। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो बेविल नहीं थे। कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव क्या रहा? राज्यों का समूहीकरण। ये इसका जो है
प्रस्ताव था। 1946 में युद्ध उपरांत कौन आया था, तो कैबिनेट मिशन। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई थी, 1935। 1935 के अधिनियम के द्वारा एक संघ न्यायालय की स्थापना की गई, प्रांतीय स्वायत्तता दी गई और गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार यहाँ पर दिए गए 1935 के अधिनियम के तहत। आगे है अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शरीक हुए थे, तो 5 सदस्य यहाँ पर शरीक हुए थे, शामिल हुए थे। शरीक मतलब शामिल होना। अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा हुई परेशानियों से थक कर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था, जिन्ना चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। यह नेता कौन था, ये वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना ने किस अवसर पर घोषणा की कि हम संवैधानिक तरीकों को तिलांजलि देते हैं, आज हमने भी पिस्तौल बना लिया है जिसके उपयोग करने के हालात में है। तो ये 1946 में मुस्लिम लीग द्वारा जो है कही गई बातें थी और सीधी कार्यवाही की क्या थी, घोषणा यहाँ पर की गई थी। आगे है 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने बंगाल में सीधा प्रहार किसके विरुद्ध किया था, हिंदुओं के। आगे है माउंटबेटन योजना और भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। तो माउंटबेटन योजना आधार बनी देश के विभाजन की। भारत के विभाजन के समय भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे आचार्य जेपी कृपलानी। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई, तो माउंटबेटन योजना। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी, तो माउंटबेटन योजना जानी गई। राज्यों का विलयीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था, वे थे सरदार पटेल। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था, लॉर्ड माउंटबेटन ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, 1956 में। किस देशी रियासत के संविधान का प्रारूप महात्मा गांधी द्वारा तैयार किया गया, तो औध यहाँ पर सही आंसर है। कौन तृतीय पंचवर्षीय योजना के ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट नामक खंड का लेखक था, मोरारजी देसाई। फरवरी 1946 में किसने यह महत्वपूर्ण घोषणा की थी कि महामहिम की सरकार का यह स्पष्ट आशय था कि जून 1948 तक जिम्मेदार भारतीय हाथों में सत्ता के हस्तांतरण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, तो क्लीमेंट एटली। बेबिल योजना का ठोस परिणाम था शिमला सम्मेलन कॉन्फ्रेंस का बुलाया जाना। 3 जुलाई 1946 को भारत विभाजन के विरुद्ध किस पार्टी ने काला दिवस मनाया था, हिंदू महासभा ने मनाया था। भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल की अध्यक्षता किसने की थी, लॉर्ड माउंटबेटन ने। मुस्लिम नेताओं में किसने भारत के विभाजन को एक विश्वासघाती कार्य कहा, खान अब्दुल गफ्फार खां। किसे बंग विभाजन को निरस्त करने के लिए स्मरण किया जाता है, तो लॉर्ड हार्डिंग। भारत विभाजन किस योजना के तहत हुआ, माउंटबेटन योजना। भारत का संवैधानिक विकास से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ये वो है एक्ट जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ये वो है अधिनियम जिसमें प्रथम बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा आरंभ की गई 1892 में। वह अधिनियम जिसमें भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, चार्टर एक्ट 1833। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एकाधिकार समाप्त किया 1813 ईस्वी में। आगे है बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। इन तीनों में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी 1861 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव
संबंधित है संवैधानिक सुधारों से। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था, जो कि 1919 के तहत जो बनाई गई थी उसको प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था क्या है, समाप्त कर दी गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को स्वीकार कर लिया? तो लखनऊ अधिवेशन 1936 ईस्वी में। किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला? जीवी मालंकर ने। किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की? जीवी मावलंकर ने। जब भारत को आजादी मिली तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली था। किसने 1945 में प्रांतीय विधानसभा चुनावों के बाद पंजाब में मंत्री परिषद का गठन किया था? तो खिज्र हयात खां। कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो सर B.N. राव। संविधान सभा ने वर्ष 1948 में भाषाई प्रांतों की वांछनीयता की जांच के लिए भाषाई प्रांत आयोग लेजिस्लेटिव प्रोविंसेस कमीशन नियुक्त किया था। कौन उस आयोग का अध्यक्ष था? जस्टिस S.K. धर। किसने वर्ष 1877 से लेकर 78 में सिविल सेवाओं के मुद्दे पर पहला अखिल भारतीय आंदोलन संगठित किया? इंडियन एसोसिएशन। वर्ष 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में किसने असहयोग का मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो C.R. दास का। संविधान की मसौदा समिति के सम्मुख अमुख्य प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय सरकार के किस एक्ट में मुसलमानों के लिए पृथक मतदान व्यवस्था को स्वीकृति दी थी? 1909 में। फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित हुआ, उसका उद्देश्य भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करता था। कौन सभापति चुना गया? तो मोतीलाल नेहरू। किसे भारतीय सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? तो राजेंद्र प्रसाद। मार्ले मिंटो सुधार का प्रमुख उद्देश्य था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन करना। 1909 में मार्ले मिंटो का सुधार का प्रभाव था सांप्रदायिकता का प्रादुर्भाव हुआ। सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? 1909 में। किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में सर्वप्रथम आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी? भारतीय शासन अधिनियम 1919। किसने भारतीय स्वाधीनता विधेयक को ब्रिटिश संसदीय बहस में एक बिना युद्ध के शांति समझौता कहा? तो हर्बर्ट सैमुअल ने कहा। तिरंगा, भारत का तिरंगा झंडा सर्वप्रथम फहराया गया था 26 जनवरी 1930 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 26 जनवरी 1930 को भारत का झंडा जो है वो फहराया गया था, लहराया गया था। प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता कब प्रदान की? 1935 में। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री एटली था। प्रांतों में द्वैत शासन कब लागू हुआ था? 1919 में। भारतीय संघ की बात किस एक्ट में कही गई थी? 1935। उग्र राजनीति को बढ़ावा देने वाला गवर्नर जनरल कौन था? कर्जन। संघीय न्यायालय किस अधिनियम की विशेषता थी? 1935। 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने एक संघीय न्यायालय की रचना की थी। आगे है शारदा अधिनियम ने किया विवाह की उम्र को बढ़ाया। संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई? कैबिनेट मिशन योजना। केंद्र में द्वैत शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया? 1935। प्रारंभ में भारत की संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389। ब्रिटिश शासन काल में केवल एक ब्रिटिश सम्राट ने भारत आकर यहाँ दरबार किया था, वो था जॉर्ज पंचम। भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम द्वारा हुई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर। भारत के नेताओं को राज्य सत्ता हस्तांतरित किए जाने के प्रश्न पर बहस के दौरान ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक राजनीतिज्ञ ने यह टिप्पणी की थी कि जब सत्ता दुर्जनों, बदमाशों और लुटेरों के हाथों में चली जाएगी और वे आपस में खूब लड़ेंगे और भारत राजनीतिक झगड़ों में खो जाएगा। यह ब्रिटिश राजनीतिक कौन था? तो ये विंस्टन
चर्चिल था जिसने ये कहा है सारा। संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश किसने की थी? तो अधिनियम 1935 में की गई थी। संविधान सभा एकमात्र सदस्य अंग्रेजी नहीं जानता था, शिवन लाल सक्सेना। भारत सरकार अधिनियम 1935 मुख्य विशेषता थी प्रादेशिक स्वायत्तता। द्वैत शासन प्रणाली का सिद्धांत कब लागू हुआ था? 1919 ईस्वी में। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? वह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। 1909 के अधिनियम के समय भारत सचिव कौन था? तो लॉर्ड मार्ले था। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था मुसलमानों के लिए एक अलग से निर्वाचन करना, जो कि 1909 के अधिनियम में किया गया था। आगे है भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में कौन जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आधुनिक भारत की संपूर्ण महत्वपूर्ण संस्थाएं व उनके संस्थापक। तो यहाँ पर देखते हैं, महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के उभरे जब उनकी आयु लगभग थी 70 वर्ष। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दलाल साहब। देव समाज का संस्थापक कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री। किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक था MG रानाडे। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने। प्रार्थना सभा संस्था के संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में किस उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता हैं? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सुधार हेतु संस्तुति किसने वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का संगठन किया गया था? MN रॉय। किसने 1893 और 94 में न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नाम से लिखी गई लेख श्रृंखला में उदारवादी राजनीति की पहली व्यवस्थित आलोचना जो की थी वो अरविंद घोष ने की थी। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने वैंकूवर में स्वदेश सेवक होम की स्थापना की थी? तो GD कुमार ने। सिकंदर हियात खां किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? यूनियनिस्ट पार्टी। मद्रास महाजन सभा अस्तित्व में आई थी 1884 ईस्वी में। कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी किसने बनाई थी? तो मदन मोहन मालवीय एवं MSNE आने में। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त सभा अभिनव भारत संगठन किया था किसने? BD सावरकर ने। इंडिया लीग एवं इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक राजनीतिक संगठनों का संस्थापक कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किसने भारतीय संघ तथा राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। मार्ले मिंटो सुधारों का अधिक गहरा प्रयोजन था भारत में एक वर्ग को दूसरे वर्ग के विरुद्ध लड़ाना। वरिंद्र कुमार घोष किससे संबंधित थे? अनुशीलन समिति। किस संघ की स्थापना 1907 ईस्वी में वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त के नेतृत्व में हुई थी? तो अनुशीलन समिति। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी 1936 में। भारत सेवक समाज की स्थापना हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। गोखले के राजनीतिक दर्शन का मूल आधार क्या था? तो भारतीय जनमत को जागृत करने में विश्वास रखते थे वो। अनुशीलन समिति का गठन किया गया था 1902 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में एक संस्था की स्थापना लंदन में की थी, उसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल। गरम दल का उद्देश्य क्या था? पूर्ण स्वाधीनता। गोपाल कृष्ण गोखले से उसकी स्थापना की थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का उद्देश्य था देश की सेवा के लिए समर्पित कार्यकर्ता तैयार करना। आगे है कांग्रेस के गरम दल के नेता थे बिपिन चंद्र पाल। गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। सरदार भगत सिंह BK दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम और पर्चे फेंककर
इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए। क्यों गिरफ्तारी दी थी? तो राष्ट्र जागरण के लिए दी थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। 1906 में किस समाचार पत्र ने यह आह्वान किया था कि शक्ति को शक्ति से रोका जाएगा? तो युगांतर। अली बंधु किससे संबंधित है? तो खिलाफत आंदोलन से। खुदाई खिदमतगार नामक संस्था के संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन प्रार्थना समाज का नेता था? R.G. भंडारकर। 1904 में संगठित अभिनव भारत क्या था? तो क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न लोगों की एक गुप्त संस्था थी। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से मिलते हैं एक अगले और वीडियो में। तो जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।